नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 2026 जिसकी कि दोस्तों एग्जाम डेट आप लोगों को कंफर्म कर दी गई है। 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक आप लोगों के एग्जाम होने हैं। उन्हीं एग्जाम्स की डेट को देखते हुए दोस्तों मैं पर डे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया करता हूं। आज दोस्तों मैथ के इंपॉर्टेंट सेशन में टॉप 15 एमसीक्यू हम लोगों ने कवर किए हैं, जो कि दोस्तों अभी जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है और भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स के दोस्तों हम लोगों ने निचोड़ लिया हुआ है एक तरीके से, आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में आ जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन यानी कि आप लोगों को दोस्तों 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने इसमें 20 यानी कि 16 क्वेश्चन लगभग मैंने इसमें कवर कराए हैं। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए फिर बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि आज का 76 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1272, 2636 और 4209 को साथ में मेरे आप लोग भी दोस्तों पढ़ा करिए, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। तीन संख्याएं दी हुई हैं, इन तीन संख्याओं को कह रहा है कि एक संख्या से विभाजित किया जाता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में उस संख्या को मान लीजिए इससे पहली वाली संख्या से विभाजित किया, उसी संख्या को दूसरी से, उसी संख्या को तीसरी से, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है यानी कि y प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल y का मतलब है शेषफल समान यानी कि शेषफल बराबर प्राप्त होता है। हमसे कह रहा है कि बताइए 3x माइनस 14y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एक रूल होता है, यही रूल है कि जब अलग अलग संख्याएं, जैसे ये तीन संख्याएं अलग अलग दी हुई हैं, इन तीनों संख्याओं को एक संख्या जैसे कि x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में, हर एक स्थिति में अगर समान शेषफल बचे, बराबर शेषफल बचे, तो क्या होता है कि वह भाजक यानी कि वह डिवीजर जिससे हम लोग भाग देंगे, क्या कह रहा है कि वह भाजक, मैं यहां लिख देता हूं वह भाजक, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं डिवीजर, आप लोग समझ लीजिएगा, उन संख्याओं के अंतर यानी कि जो संख्याएं दी हैं उन संख्याओं के अंतर का एचसीएफ होता है। ठीक है, क्या होता है कि इन संख्याओं का अंतर निकालें हम, फिर उनका एचसीएफ निकालें, तो जो एचसीएफ निकलेगा वो भाजक होगा यानी कि जिससे हम लोग भाग देंगे। फिर जब हम लोग भाग देने वाला पता चल जाएगा तो हमको फिर भाग दे के शेषफल भी निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनका अंतर निकालते हैं, यानी कि 1272 2636, तो 2636 में सबसे पहले 1272 को घटाएंगे, 2636 माइनस 1272, तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा, ये घटा दीजिए, ये 6 में 2 चला जाएगा 4, ये हो जाएगा 13, 13 में 7 चला जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा 5, 5 में 2 जाएगा 3, यानी कि 2 में 1 गया 1, 1364 यहाँ से बच के आ गया। अब हम लोगों को 4209 में 2636 को हटा देना है, यानी कि 4209 माइनस 2636 माइनस करा दीजिए, 9 में 6 चला जाएगा 3, यहाँ पे 10, 10 में 3 चला जाएगा 7, यहाँ पे बच जाएगा 11, यानी कि 11 में 6 चला जाएगा 5, यहाँ पे 3, 3 में 2 चला जाएगा 1, 1573 ये यहाँ से बच करके आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि 4209 में 1272 को भी घटा देना है, यानी कि 4209 माइनस 1272। ठीक है, चलिए इसको भी माइनस करा दीजिए, 9 में 2 चला जाएगा 7, यहाँ पे 10, 10 में 3 7 चला जाएगा 3, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 11 में 2 चला जाएगा 9, 3 में 1 चला जाएगा 2, 2937 यहाँ से बच करके आ गया। अब हमने क्या कहा था कि जो अंतर निकल के आएगा उन संख्याओं का अंतर, उसका एचसीएफ हमको निकालना होता है, जो एचसीएफ निकलेगा वही हो जाएगा इसका भाजक। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं, 1364 का, 1573 का और 2937 का, इसका एचसीएफ क्या होगा, जरा आप लोग मुझको एचसीएफ बताइए कि इस एचसीएफ क्या निकल के आएगा। चलिए इसका एचसीएफ अगर हम लोग डायरेक्ट देखना चाहें तो इसका एचसीएफ तो दोस्तों 11 निकल के आएगा, अगर आप लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का क्या मतलब है कि 1364, 1573 और 1937 मतलब 2937, इसके या तो फिर फैक्टर निकालिए या तो एलसीएम मेथड से एक साथ में ही तीनों का निकाल दीजिए। अगर हम लोग फैक्टर निकालना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे मेरे थोड़ी जगह कम है, इस वजह से मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ एचसीएफ 11 लिख रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ इसको, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसके क्या करता हूँ वो लिख दे रहा हूँ फैक्टर।
ठीक है, देखते हैं फैक्टर इसके क्या होते हैं। ये 1364 जो बचा हुआ था, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1364। 1364 के अगर फैक्टर निकालें तो निकल के आएगा 2 × 2 × 11 × 31, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद 1573, 1573 के अगर फैक्टर आप लोग निकालेंगे तो इसके हो जाएंगे 11 × 11 × 31। उसके बाद जो दिया हुआ था 2937, इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर निकल के आएंगे 3 × 11 × 89, ये होगा फैक्टर। एचसीएफ निकालना है हमको, तो एचसीएफ क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 11, 11 और 11 ये तीनों में कॉमन है, जो कि एक बार ही कॉमन है, यानी कि एचसीएफ निकल के हमारा 11 आ गया। ये जो एचसीएफ 11 निकल के आया है, ये मैंने बताया था कि ये भाजक निकल करके आएगा, यानी कि ये डिविजन निकल के आएगा। अब इस 11 को हम लोगों को क्या करना है, 1272 में भाग देना है। थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका 11 का हम लोग भाग देते हैं 1272 में, यानी कि 1272/11 डिवाइड करा दीजिए, तो 11 एकन्नम 11 1 बच जाएगा, फिर 11 एकन्नम 11 6 बच जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा, 11 पचे 55, यानी कि 7 बच जाएगा शेषफल। कितना बच गया शेषफल? शेषफल बच गया 7। ठीक है, आप लोग ये देखिए शेषफल दोस्तों कितना बचा है, शेषफल बचा है 7। उसने हमसे कहा था कि शेषफल y है, यानी कि 7 क्या हो गई, ये हो गई y की वैल्यू, और जो x से विभाजित किया जाता था, यानी कि जो भाजक है ये क्या है, ये x है, x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 7। हमसे पूछ रहा था 3x - 14y, यानी कि 3 में 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ इतने में हम लोग निकाल देंगे। 3 में 11 का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 33, माइनस 11 में 7 मतलब 14 में 7 का मल्टीप्लाई, 14 सत्ते 98, यानी कि 33 में 98 माइनस कराएंगे तो माइनस का 65। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका रूल एक है, आप लोग वो एक बार फिर से सुन लीजिए। रूल क्या है कि जब अलग अलग संख्याओं को किसी एक संख्या से भाग दिया जाता है और हमसे कहता है कि हर एक स्थिति में जब हमने भाग दिया अलग अलग संख्याओं को तो शेषफल बराबर प्राप्त हुआ, तो ऐसा कैसे प्राप्त होता है? तो अलग अलग संख्याओं को जब हम किसी एक संख्या से भाग देते हैं और हर संख्या में मतलब हर बार समान शेषफल प्राप्त हो, तो क्या होता है कि वो जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को अंतर करते हैं, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो जो एचसीएफ निकलता है वही भाजक होता है, यानी कि वही जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, यानी कि वो x की वैल्यू निकल के आ गई। उसने हमसे कहा था जो शेषफल निकलेगा वो y हो जाएगा, हम लोगों ने भाग दिया, शेषफल निकाला और जो दे रहा था वो निकाल लिया, माइनस का 65। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, और अगर आप लोगों को अब समझ में आ गया हो तो फिर एक कमेंट करके मुझको जरूर बता दीजिएगा। थंब बना के चाहे दोस्तों अपना थंब का एक्सप्रेशन दिखा दीजिएगा कि सर मुझको समझ में आ गया, या तो फिर लिख करके बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर ले रहे हैं तो फिर आप लोग अपना 1 नंबर पक्का मानिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री हरि भगवान जी आ गए, अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। फिर कह रहा है कि शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि वह हर वर्ष रुपए 1,80,000 बचाता है तो उसकी कह रहा है कि मासिक आय बताइए कितनी है। हम लोग लेट करते हैं कि उसकी मासिक आय कितनी है। हमने माना कि उसकी मासिक आय 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए हम लोगों ने उसकी क्या कर लिया, मासिक आय मान ली। उसने कहा कि वह अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, यानी कि खाने में कितना, 36%, यानी कि 36 रुपए खाने पर, ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर खाना और यहाँ लिख दिया 36। अब शेष कितना बचा, जब 36 उसने खर्चा कर दिया तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 36, 100 में 36 चले गए, यानी कि बच जाएगा 64। ये क्या हो गई, ये हो गई दोस्तों शेष, यानी कि रिमाइंडर। अब उसने कहा कि जो शेष बचा है 64, उसका 25%। अब अगर 64 का 25% निकाले तो 64 का 25% कितना हो जाएगा, 64 का 25% हो जाएगा दोस्तों 16, क्योंकि 16 चौको 64 और 25 चौको 100 होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसने कहा कि कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि यहाँ पर खर्चा लिख दीजिए, केवल उतने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कह रहा है कि शेष,
अब 64 में 16 चले गए तो बचे कितने दोस्तों? 64 में से 16 निकाल दीजिए, 10 चले जाएंगे तो मतलब 54 बचेंगे, और 6 चले जाएंगे यानी कि 48 उसके पास शेष बचा हुआ है, यानी कि रिमाइंडर बचा हुआ है। अब कह रहा है कि शेष राशि का आधा भाग, ये देखिए लास्ट में कह रहा है कि शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है, यानी कि 48 का आधा कितना? 24 वह बचाता है और 24 खर्चा कर देता है, यानी कि ये मान लीजिए खर्चा इधर है, यानी कि 24 खर्च कर दिए और 24 बचा लिए। ठीक है, आधा बचाता है यानी कि 24 बचा रहा है। तो कह रहा है कि यदि वह हर वर्ष रुपए 1,80,000 बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी है 1,80,000। कितनी दे दी है? 24 यूनिट की वैल्यू दी है 1,80,000 रुपए। इतने ही तो बचा रहा है 24, और हमको उसने क्वेश्चन में कहा कि 1,80,000 बचा रहा है। हमसे कह रहे हैं कि उसकी मासिक आय बताइए। मासिक आय कितनी थी? मासिक आय थी उसकी 100 यूनिट, यानी कि 24 यूनिट की हमको वैल्यू पता है, हमको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करा देंगे तो 4 की यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए 6 से दोनों तरफ डिवाइड कराइए। जब 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 चौको 24, 4 यूनिट, इधर 6 से 6 तिरिका 18, और ये 1 2 3 4 30,000। अब हमें 100 की यूनिट की तरफ पहुंचना है, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 25 से मल्टीप्लाई और इधर भी 25 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 चौको 100 हो गया ना, 100 यूनिट की वैल्यू, ये हो जाएगा 25 तिरका 75, यानी कि 7,50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन भी दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा कि कैसे मैं स्मार्ट तरीके से सोल्यूशन करता हूं, आप लोग उसको भी सीखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, और मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से बता भी दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7,50,000 ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य एमआरपी दिया हुआ है 1,200 रुपए। तो हमसे कह रहा है कि 10% और 5% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10, यानी कि 10 टोटल में एक की छूट दे दी, जो ऊपर दिया होता है वो छूट है माइनस का 1, यानी कि ये 9/10, ये इसकी एक छूट देने के बाद। इसी प्रकार जो दिया हुआ है 5% की छूट, 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, इतनी होती है ना। जब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे, 20 पंचे 100, इसमें भी छूट देनी है, यानी कि 20 में 1 की छूट देंगे तो ये निकल के आएगा 19/20, ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। हमसे कह रहा है कि छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी निकाल देंगे बिल्कुल आसानी से। 1,200 रुपए ये एमआरपी था, इसमें छूट देनी है पहली 9/10 की, दूसरी छूट देनी है 19/20 की। आप लोग दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम लोग यहाँ कर सकते थे। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर डायरेक्ट करेंगे। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 मल्टीप्लाई करा दीजिए। 19 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 9 जा कितना होता है? 171, यानी कि निकल के आएगा 12 गुणे 171। ठीक है, अब 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 एक अन्नम 12, यानी कि लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 1052 मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 का नंबर 12, 12 सत्ते 84, 185, 12 का नंबर 12 8, 20 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ये 10 52 निकल के नहीं आएगा ये दोस्तों। अच्छा, ये दोस्तों यहाँ पे 20 तो होगा, लेकिन अपान में 2 था ना, यहाँ पे ये अपान में भी 2 रह गया था, तो अब जब इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 1052। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1052 निकल के आएगा दोस्तों, या कुछ अलग निकल के आएगा? अब तो दोस्तों कुछ अलग निकल के आएगा। नहीं नहीं दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ से हम लोग इसको पहले रफ करते हैं, फिर देखते हैं। ये डी नंबर ऑप्शन अभी नहीं आएगा, जल्दबाजी में दोस्तों क्या करते हैं, गलत हो जाता है। ये 2 अभी यहाँ पे बचा हुआ था, यानी कि ये 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 19 नहीं है 171, यानी कि 171 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 का नम 6, 6 सत्ते 42, 6 का नम 6 4 10, 1026, 1026 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, कौन सा? 1026, सी नंबर ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
अगर दोस्तों हम लोग इसको ऐसा नहीं करना चाहते थे, डायरेक्ट करना चाहते थे, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि ये जो दिया हुआ था 1200 रुपए, इसको 1200 कर देते। पहली छूट 10% की थी, तो यानी कि इसको 90/100 कर देते, इंटू इसको कर देते 95/100, ऐसे भी कर देते और इसको सॉल्व करते, तो इसका आंसर भी यही निकल करके आता। ठीक है, या तो हम लोगों ने परसेंटेज को पहले सॉल्व कर लिया या तो बाद में सॉल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 79 इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही। चलिए पढ़िए मेरे साथ में क्वेश्चन। कह रहा है कि एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वहां से भाग जाता है। कितने? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में 15 किलोमीटर जा रहा है। कितना? 60 मिनट में जाता है 15 किलोमीटर। चलिए अभी काम आएगा इसका। फिर कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। देखिए काम आ गया। 60 मिनट में चोर भागता है 15 किलोमीटर, पुलिसकर्मी पहुंचा है 4 मिनट बाद। हम लोग यहाँ पर 4 मिनट अगर करें तो यहाँ 15 से डिवाइड कराएं तो यहाँ निकल के आएगा 4 मिनट, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 1 किलोमीटर। यानी कि जब तक पुलिस वाला पहुंचा 4 मिनट में, तब तक चोर 1 किलोमीटर भाग चुका था। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे कह रहा है कि और तुरंत चोर का पीछा शुरू कर देता है। 1 किलोमीटर वो आगे भाग चुका था, 4 मिनट में वो पहुंचा था जब तक, तब तक फिर उसने अब पीछा शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा शुरू करने के 16 मिनट बाद, 16 मिनट, ये समझिए आप लोग, पुलिस वाला कितना? 16 मिनट भागा, यानी कि यहां पे 4 गुणे 4 मिनट, यानी कि 16 मिनट का मतलब 4 मिनट में 4 बार, यानी कि 4 किलोमीटर चोर और भाग गया। 16 मिनट का मतलब यही तो हुआ, 4 चौको 16, यानी कि 4 किलोमीटर। मैंने इसी वजह से लिख दिया है ये, आप लोगों को थोड़ा अलग समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि 4 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 गुणे 4 मिनट, यानी कि 4 किलोमीटर। 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है। अभी जब वो 16 मिनट और भागा, यानी कि 1 किलोमीटर चोर पहले भाग चुका था, 4 किलोमीटर अब भागा, यानी कि टोटल चोर अभी तक 5 किलोमीटर भाग चुका है। ठीक है, कितना? 5 किलोमीटर भाग चुका है। अब कह रहा है कि 16 मिनट के बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है। ठीक है, 200 मीटर का अंतर दोनों के बीच में रहता है। कह रहा है कि घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी और पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। दोस्तों उसने जब वो 4 मिनट बाद आया था, तब आप लोग देखिए कि 1 किलोमीटर की दूरी थी, यानी कि 1 किलोमीटर का गैप था, यानी कि 1000 मीटर का गैप था। आप लोग यहीं से समझिएगा क्वेश्चन। फिर वो 16 मिनट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 मिनट, ये 4 गुणे 4 लिख दिया था मैंने 16 को। 16 मिनट में उसके दोनों के बीच में मात्र 200 मीटर का गैप रह गया है। उसने क्वेश्चन में ये भी कहा है, ये मैंने नहीं लिखा था, ये कहा है कि 200 मीटर का गैप रह गया है 16 मिनट में, यानी कि पहले 1 किलोमीटर का गैप था, 200 मीटर का गैप रह गया है मात्र, यानी कि 800 मीटर का गैप उन लोगों ने कवर कर लिया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना? 800 मीटर का गैप उन लोगों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया है। 800 मीटर का गैप कितनी देर में कवर किया है दोस्तों? 800 मीटर का गैप कवर किया है 16 मिनट में, यानी कि हर 4 मिनट में 200 मीटर का गैप वो लोग कवर कर रहे हैं। उसने कहा कि अभी 200 मीटर का अंतर रह गया है, यानी कि 4 मिनट अभी उसको और दौड़ना पड़ेगा, और 4 मिनट का मतलब है कि 1 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर पहले था, प्लस का 1 किलोमीटर और हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब 6 किलोमीटर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हम लोगों को, अब 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर चाल निकालना चाहें तो चाल निकाल लेंगे, लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही में 6 किलोमीटर दिख रहा है, तो अब निकालने की जरूरत कोई है नहीं। आप लोगों को समझ में आया? ये एक बार मैं फिर से समझाऊं? चलिए एक मैं बात फिर से समझा देता हूं, आप लोग इसको फिर से एक बार जरा देख लीजिए, यहां से मैं बताता हूं। ठीक है, उसने हमसे कहा था कि 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचता है। 4 मिनट में क्या होता है कि चोर 1 किलोमीटर भाग जाता है। आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा कि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, 4 मिनट में 1 किलोमीटर वो भाग गया। अब उसने कहा कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहा। अभी दोनों के बीच कितना अंतर है? अभी दोनों के बीच है 1000 मीटर का अंतर, जब उसने मान लीजिए दौड़ना स्टार्ट नहीं किया।
उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, 16 मिनट तक वह दौड़ा और 16 मिनट के बाद कह रहा है कि मात्र 200 मीटर का अब गैप बचा हुआ है, यानी कि 800 मीटर उसने कवर कर लिया। ठीक है, 1000 में से 800 मीटर कवर कर लिया। 800 मीटर कवर किया है, वो भी कितनी देर में? 16 मिनट में। यानी कि हर 4 मिनट में 200 मीटर वो कवर कर ले रहा है और 200 मीटर बचा हुआ है, यानी कि 4 मिनट अभी उसको और दौड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 4 मिनट दौड़ने का और मतलब है कि 4 मिनट में वो 1 किलोमीटर दौड़ लेता है। 1 किलोमीटर शुरू का, 16 मिनट में 4 किलोमीटर बीच के और 1 किलोमीटर ये, यानी कि 6 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। 18 मिनट मतलब 18 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 16 मिनट इधर है ना, तो 4 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इधर भी 4 चौको 16, यानी कि 4 किलोमीटर इधर हो जाएगा और ये 4 मिनट बचा हुआ था, यानी कि 1 किलोमीटर और हो जाएगा। ठीक है, समझ में अब आ गया होगा आप लोगों को। जैसा भी समझ में आया हो तो आप लोग मुझको थंब बना के बता दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.24 उसके ऊपर लगा हुआ है बार को विषम भिन्न के रूप में सरल कीजिए। इसको दोस्तों करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आप लोगों को जरा लॉन्ग वाला मेथड बताता हूं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना होता है कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है x बराबर 1.24। बार का मतलब दोस्तों क्या है कि वो रिपीट हो रही है सब संख्या, इसी वजह से तो बार लगा है ना। ये बार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संख्या कोई क्या है कि वो रिपीट हो रही है, यानी कि ये 1.24 1.24 1.24 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया x बराबर। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि यहाँ करेंगे 100x बराबर, इधर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये 2 यूनिट इधर को खिसक जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 124.2424 ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉइंट 2 अंक इधर को राइट हैंड साइड को खिसक के आ जाएगा। अब क्या करना होता है कि बस दोनों को माइनस करा देंगे। यहाँ से हम लोगों को 100x में x घटाएंगे, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 99x। इसमें घटा देंगे 124.2424, यहाँ घटाएंगे यानी कि 1.2424, तो यह निकल के आएगा 123.2424। तो अब उसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 123/99। इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल करके ले लेंगे। ठीक है, तो यही हम लोगों का मतलब। और इसको देखते हैं कट रहा है क्या? ये 3 2 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 3 एकम 3, ये निकल के आ जाएगा 3 त्रिकनौ 3 त्रिकनौ 41/33। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41/33 ये हो जाएगा बिल्कुल राइट। ये तो हो गया दोस्तों पहला मेथड। और दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट वाला मेथड मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। डायरेक्ट में हम लोगों को क्या करना है? ये दिया हुआ है जो ये 1.24, डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट में दिया हुआ है ये 1.24, उसके ऊपर बार। तो हमें क्या करना है कि जो बार जिसमें लगा हुआ है उसको छोड़ करके इसको 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि पूरी संख्या 124 माइनस का 1 अपान ये क्या होता है कि बार के नीचे वाली संख्याओं के नीचे 9 9 कर दिया जाता है, यानी कि 9 9। तो ये निकल के आ जाएगा 123/99। इसको सॉल्व कराएंगे तो 41/33, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। 124 पूरी संख्या, उसमें से बिना बार वाली संख्या को घटा दीजिए, माइनस का 1 अपान बार वाली संख्या के नीचे 9 9 कर दिया जाता है, तो 9 और 9 आंसर निकल के आ जाएगा 41/33। ठीक है, आप लोग दोनों मेथड देख लीजिए, जो भी आप लोगों को सही समझ में लगे उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्योंकि दोस्तों 91 नंबर तक क्वेश्चन है, सेशन दोस्तों लंबा आज जरूर हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक सेशन को देखिएगा, क्योंकि एक से एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्थिर जल में यानी कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। प्रतिकूल और अनुकूल का हम लोगों को दे दिया। कह रहा है कि जब प्रतिकूल जाते हैं यानी कि उसके उल्टा जाते हैं तो अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। वो तो दोस्तों वैसे भी लगेगा, उल्टा जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल दोस्तों हम लोगों से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो देखते हैं अनुकूल और प्रतिकूल का, जो हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये
अनुकूल जब जा रहा है और इधर प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल का समय का रेशियो सबसे पहले देखते हैं, टाइम का रेशियो देखते हैं। उसने क्या कहा कि दोगुना समय लगता है प्रतिकूल जाने में अनुकूल की तुलना में। यानी कि अनुकूल में अगर टी टाइम लगता है तो प्रतिकूल में लगता है 2t। ये उसने हमको दिया है। और दोस्तों हम लोगों को पता है कि ये जो चाल दूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो समय का रेशियो होता है वो चाल के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है। तो चाल कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी 2t और इधर हो जाएगी t। ठीक है, 2t और t हो जाएगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अनुकूल चाल दी हुई है 2t, अनुकूल चाल क्या होती है? अनुकूल चाल में धारा की चाल और नाव की चाल, दोनों की चाल क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यानी कि ये हमको जो 2t की वैल्यू दी हुई है ये दिया हुआ है u प्लस v। u धारा की चाल, v नाव की चाल, ये दिया हुआ है 2t के बराबर। और ये जो t दिया हुआ है ये दिया हुआ है दोस्तों u माइनस v बराबर ये दिया हुआ है t। ठीक है ना? ये दोस्तों ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को थोड़ा ऊपर करते हैं और इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसको दोनों इक्वेशन को ऐड करा देंगे। ऐड कराएंगे तो ये v से v चला जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 2u बराबर ये हो जाएगा 3t। 2u बराबर कितना हो गया? 3t। यानी कि यहाँ से अगर निकालें 2u बराबर 3t, यहाँ से निकल के आएगा u बराबर 3t अपान a। तो कितना निकल के आया दोस्तों? यहाँ से u बराबर 3t अपान 2। यानी कि u ये हमको दिया हुआ था स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि यहाँ पे u की जगह में रख देंगे 3। यानी कि 3 बराबर 3t अपान 2। 3 से 3 चला जाएगा, यानी कि t बराबर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, 2 घंटे निकल के आ गए t बराबर समय। यानी कि ये निकल के आया धारा के अनुकूल, अनुकूल समय निकल के आया है 2 किलोमीटर मतलब 2 घंटे। हमसे पूछ रहा था कि धारा के प्रतिकूल चाल, इसका उल्टा है दोस्तों, यानी कि प्रतिकूल चाल 2 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्या करना था हम लोगों को? हम लोगों को रेशियो निकाल लेना था, क्योंकि दूरी समान थी, 50 किलोमीटर जाना था। तो समान दूरी हो जब, तो क्या होता है कि चाल और समान दूरी में चाल का रेशियो और समय का रेशियो बिल्कुल उल्टा होता है। तो हम लोगों ने हमको दिया था कि दोगुना समय लगता है, तो टी और 2t मान लिया और उसको सॉल्व कराया। यहाँ से अपना आंसर धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा निकाल के आंसर ले आए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट वाला ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए कि कोई धनराशि पी थी और वह 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी यानी कि 2p हो गई। कितने वर्षों में दोस्तों? 12 वर्षों में। तो हमसे कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि स्वयं की 8 गुनी कह रहा है कितने वर्षों में हो जाएगी, 8p कितने वर्षों में हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब दिया हुआ है 8। ठीक है, जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दे कि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे दे देता अभी कि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती, यानी कि यहाँ पे अगर 4 पूछ लेता तो वो स्क्वायर हो जाता। उस स्क्वायर की बात हम बाद में करेंगे, पहले 8 गुने को अपने देख लेते हैं। 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये हो रहा है दोस्तों 2 का क्यूब। अब जब 2 का क्यूब हो रहा है तो इधर क्या करना है कि 12 में 3 का मल्टीप्लाई करा देना है। ये 12 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 तिया 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने इसका अगर क्यूब हो रहा है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, अगर स्क्वायर होता तो 2 का मल्टीप्लाई, अगर 2 की पावर 4 हो रहा था तो फिर 4 का मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। यानी कि 12 तिहाई 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर अभी दे देता कि कोई धनराशि अभी दे रहा था कि 12 वर्षों में दोगुनी हो रही है, अगर कहता कि अब बताइए 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यहाँ पर अगर 4p पूछता तो ये 2 दूनी 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा देते थे, यानी कि 24 वर्ष निकल के आ जाती। ठीक है, अगर 16 गुना पूछता तो 2 का 4 होता है, यानी कि 2 के पावर 4 होता है 16, तो यहाँ से निकल के आ जाता, मतलब 4 से वो भी निकल के आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 36 बिल्कुल करेक्ट हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। पर डे आप लोगों को जब भी मैं मैथ का सेशन लेकर के आता हूं, ऐसा क्वेश्चन पर डे मिलता है। दिया हुआ है कि एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले 18, 12 और 10 के अनुपात में सिक्के हैं, जिनकी कीमत रुपए 130 है। दिए हुए हैं दोस्तों पैसे के अनुपात में सिक्के, और कीमत दी हुई है रुपए के मतलब रुपए में। हमसे पूछ रहा है कि बताइए 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 50 पैसे, उसके बाद दिया हुआ है 25 पैसे, और उसके बाद दिया हुआ है 10 पैसे। कितने अनुपात में दिए हुए हैं सिक्के? 18 के अनुपात में, रेशियो 12 के अनुपात में, रेशियो 10 के अनुपात में। ठीक है, ये सिक्के दिए हुए हैं। अब हम लोग यहां से अगर कीमत निकालें रुपए में, तो ये 50 पैसे 18 सिक्के हैं, यानी कि कितने रुपए हैं? यानी कि ये है 9 रुपए। ठीक है, प्लस हम लोग 12 सिक्के हैं 25 पैसे के, अगर रुपए में इसकी कीमत निकालें तो ये कितनी है? ये है 3 रुपए। ठीक है, क्योंकि 25 चौके 100, 12 यानी कि 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 तिरका 12। 10 सिक्के हैं 10 पैसे के, यानी कि ये 1 रुपए इसकी वैल्यू दी हुई है। 10 दहम 100, यानी कि 100 पैसे बराबर 1 रुपए। ठीक है, इनका तीनों का ऐड दिया हुआ है कि इनकी कीमत है 130 रुपए, यानी कि 9 3 12 1 13, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 130 रुपए। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी 10 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि बताइए 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। 10 पैसे वाले दोस्तों 10 सिक्के थे, यानी कि 10 यूनिट, यानी कि 10 दहम 100। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने? 100 सिक्के हैं दोस्तों 10 पैसे के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, जरा इसको अच्छे से पढ़िए मेरे साथ में। दिया हुआ है कि एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना है, ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुना है, तथा उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना है। ऊंचाई क्या है? चौड़ाई से 5 गुना है, और कह रहा है कि लंबाई ऊंचाई से 8 गुना है। यानी कि हम लोगों को सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, आप लोग जरा ये देखिए। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारी चौड़ाई क्या है। चौड़ाई हमने मान ली कि हमारी चौड़ाई यानी कि लेंथ क्या है, वो हम लोगों ने मान ली कि वो x है। अब कह रहा है कि ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुना है, यानी कि हाइट कितनी है? 5 गुना है, यानी कि ये हो जाएगी 5x। फिर कह रहा है कि उसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुना है, यानी कि यहाँ लंबाई निकाले ऊंचाई का 8 गुना, यानी कि 8 गुणे 5x, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 8 पंचे 40x। अब हमसे कह रहा है कि बताइए उसका आयतन दिया हुआ इतना, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है? आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ये दिया हुआ है 12.8 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई कराना है। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि ये निकल के आएगा x इंटू 5x इंटू 8 पंचे 40x बराबर ये निकल के आ गया 12.8। ठीक है, इतना निकल के आया। दशमलव हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ाया। अब इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर लेंगे। चलिए सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले सॉल्व कराते हैं तो इसको काटते हैं। जब काटते हैं तो इसको पहले सबसे 4 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 4 दहम 40। इधर काटते हैं 4 से, ये आ जाएगा 4 तिरका 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 32 यहाँ से निकल के आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि ये एक्स क्यूब, इधर कितना निकल के आएगा? इधर हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा? 5 दहम 50, यानी कि इधर आ जाएगा 32/500, इतना आ गया एक्स क्यूब बराबर। ठीक है, तो दोस्तों आंसर दिया हुआ है, 2 ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं और 2 ऑप्शन दिए हुए हैं सेंटीमीटर में। अब क्या करना है कि हम लोगों को बस इसको दोस्तों सॉल्व करना बाकी रह गया है और कुछ नहीं रह गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर लीजिए कि आंसर कितना निकल करके आ रहा है। एक्स क्यूब की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है कि कितनी निकल रही है। जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वही हमारी आंसर
हो जाएगी। एक्स क्यूब बराबर 32/500 मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर क्यूब, इतना भी निकला है। 32/500, जरा इसको सॉल्व कराते हैं। तो ये 2 से काट देंगे, 2 16, ये हो जाएगा 250, फिर काटेंगे 2 अट्ठे, ये हो जाएगा 125। यानी कि एक्स क्यूब बराबर निकल के आया है 2/5। ये एक्स क्यूब बराबर, मतलब सॉरी, एक्स बराबर निकल के आएगा 2/5, क्योंकि 8/25 निकल के आया है एक्स क्यूब बराबर, एक्स बराबर 2/5। ये निकल के आ गया मीटर में, यानी कि अगर इसको डिवाइड कराएं तो x बराबर हो जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, 0.4 मीटर कोई ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि अब हम लोग अगर इसका सेंटीमीटर में करें तो x बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर ऑप्शन कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कराना था। एक्स क्यूब बराबर 32/500 काट दीजिए, एक्स बराबर 8/125 निकलेगा, मतलब एक्स क्यूब बराबर एक्स बराबर 2/5, यानी कि एक्स बराबर निकल के आ गया 0.4 मीटर। आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 को मल्टीप्लाई कराया, 40 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85। नहीं तो दोस्तों सेशन क्या है, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक दोस्तों, सबसे पहले 5 आएगा, फिर आएगा 15, फिर आएगा 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45। ये तो हो गए दोस्तों 50 के पहले, कितने हो गए? 5। फिर उसके बाद दोस्तों आता है 50, फिर 51, फिर 52, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद 55, फिर उसके बाद 56, फिर उसके बाद 57, फिर उसके बाद 58, फिर दोस्तों उसके बाद 59। इतने हो जाएंगे, यानी कि 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11। कितने हो गए? 11 हो गए ये 5 वाली लाइन में, यानी कि 60 तक। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएंगे? उसके बाद हो जाएंगे 65, उसके बाद 75, उसके बाद 85, उसके बाद 95, यानी कि 1 2 3 4, 4 और हो गए, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5 और 11 16 और 4 20, यानी कि 20 बार टोटल। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 20 बार 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 आता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब अंक लिख करके भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86। जल्दी जल्दी दोस्तों अब थोड़ा क्वेश्चन फिनिश करेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरव अकेले एक काम को 6 दिन में पूर्ण कर सकता है और बबीता अकेले उसे 8 दिन में पूर्ण कर सकती है। फिर कह रहा है कि आरव और बबीता ने इसे रुपए 2400 में पूर्ण करना स्वीकार किया। चैतन्य की सहायता से उन्होंने कार्य 3 दिन में पूर्ण कर लिया। चैतन्य भी दोस्तों साथ में आ गए, यानी कि आरव, बबीता और चैतन्य 3 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ऐसा उसने दिया है। अब कह रहा है कि बबीता को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जो भी भुगतान वगैरह है वो सब निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि उसका रेशियो निकालना है यूनिट का, कि एक दिन में कितना क्या यूनिट काम कर रहे हैं। आरओ यानी कि ए क्या कर रहा है कि 6 दिन में काम को पूरा कर रहा है। बबीता यानी कि बी क्या करते हैं? 8 दिन में काम को पूरा कर रही है। उसके बाद दिया है कि चैतन्य की सहायता से, यानी कि आरव प्लस बबीता प्लस चैतन्य यानी कि सी, ये 3 दिन में काम को पूरा कर रही है। ऐसा हम लोगों को 3 ये कंडीशन दे दी, हम लोगों ने 3 की तीनों कंडीशन आप लोगों को शो कर दी। अब हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम फाइंड करना है, इनका तीनों का एलसीएम फाइंड करिए। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24 यानी कि 24। ठीक है, यानी कि 24 यूनिट ये हो गया दोस्तों टोटल वर्क। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग इफिशियंसी निकालनी है, यानी कि 6 चौको 24, 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में आरव। उसके बाद 8 तिरका 24, यानी कि 3 यूनिट काम करती हैं एक दिन में बबीता। यानी कि अब आरव प्लस बबीता और चैतन्य यानी कि 3 8 24, यानी कि 8 यूनिट काम करती हैं तीनों लोग मिल करके। ठीक है, हमसे उसने पूछा है कि बबीता को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग क्या देखें कि आरव का 4 यूनिट का काम है, बबीता का 3 यूनिट का काम है और तीनों का 8 यूनिट का काम है। यानी कि चैतन्य का काम कितना है? चैतन्य का काम है 1 यूनिट का, यानी कि यहाँ सी यानी कि चैतन्य 1 यूनिट
काम करते हैं। यानी कि अब इनका रेशियो कितना निकल के आ गया। अब हम लोग रेशियो निकालें, आरव रेशियो बबीता रेशियो चैतन्य, तो ये हो जाएगा 4:3:1। ये हो गया रेशियो इनका तीनों लोगों को काम करने का। ठीक है। अब हम लोगों से दोस्तों उसने कहा कि टोटल 2400 रुपए में काम करना उन्होंने स्वीकार किया है, तो बबीता को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। बबीता दोस्तों 3 यूनिट काम कर रही है, टोटल कितना है 4, 3, 7, 1, 8। यानी कि हम लोग अब यहाँ से निकालें बबीता, यानी कि बबीता का 3 यूनिट हिस्सा है, टोटल काम 8 है, रुपए टोटल मिलने हैं 2400। ये काट दीजिए, 8 तिरका 2400 यानी कि 300, 300 को 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि 900 रुपए ये बबीता को भुगतान किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने 900 रुपए बबीता को भुगतान किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग यहां से ऐसे भी निकाल सकते थे कि 4, 3 का 7, 1, 8, 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी 2400। कैसे, यहां से ऐसे करते कि 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2400, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते तो 8 तिरका 2400 यानी कि 300 निकल करके आ जाती। हमसे पूछ रहा था बबीता का, बबीता की 3 यूनिट है यानी कि 3 तिरका 900। अगर पूछता आरव का, आरव की 4 यूनिट हो जाती 1200। अगर पूछता चैतन्य का, चैतन्य की 1 यूनिट हो जाती 300। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। आप लोगों को मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 87 नंबर। कह रहा है कि 87 नंबर की एक्स, वाई और जेड, इनको तीनों की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। औसत आयु अगर दी है तो अगर हम लोग यहाँ से टोटल आयु यानी कि कुल आयु निकालें तो कुल आयु क्या होता है कि औसत मल्टीप्लाई जो होती है संख्या, यानी कि 44 गुणे कितने लोग हैं, एक्स, वाई और जेड, यानी कि 3 लोग हैं, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 1 13, 132 वर्ष ये तीनों की कुल आयु निकल करके आ गई। उसके बाद उसने हमसे कहा कि 8 वर्ष पहले एक्स और वायु की औसत आयु 38 वर्ष थी। यानी कि अब एक्स और वायु की कुल आयु निकालें, केवल 2 लोग हैं, यानी कि कुल आयु एक्स और वायु की निकालें अगर, तो एक्स और आयु की कुल आयु कितनी हो जाएगी 38 गुणे 2 प्लस ये बात कर रहा है 8 वर्ष पहले की, यानी कि प्रेजेंट टाइम की हम लोग अगर बात निकालें तो 8 8 दोनों में जोड़ दें यानी कि 16, यानी कि यहां से हो जाएगा 2 8 16, 2 3 6 1 7 76 प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा 92। ठीक है, ये हो गई दोनों की वर्तमान आयु। हमसे पूछ रहा है कि बताइए जेड की वर्तमान आयु कितनी है। ये है दोस्तों तीनों की वर्तमान आयु 132। उसके बाद एक्स और वाई की वर्तमान आयु हम लोगों ने निकाल ली 92, यानी कि इसमें माइनस करा दीजिए तो ये 2 में 2 चला जाएगा 0, 13 में 9 चला जाएगा 4, यानी कि 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया, जेड की वर्तमान आयु। इस वजह से दोस्तों हम लोगों ने 16 का यहाँ पर ऐड कराया है, क्योंकि यह 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था। हम लोगों ने कुल आयु वर्तमान की निकाली है, कुल आयु यानी कि 38 गुणे 2 जो कि औसत दी हुई थी प्लस 16 8 वर्ष पहले, उसको हम लोगों ने वर्तमान में ले आए तो 8 वर्ष एक्स के और 8 वर्ष वायु के, 8 8 16 हो गए, यानी कि 92 वर्ष इनकी दोनों की वर्तमान आयु निकल के आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्स, वाई और जेड इनके तीनों की थी 132 वर्ष, इसमें से 92 वर्ष घटा दिए तो जेड की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूं, आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया करे तो फिर एक प्यारा सा लाइक जरूर किया करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 88। कह रहा है कि एक विक्रेता ने ₹1 में 5 चॉकलेट बेची। कितनी, ₹1 में 5 चॉकलेट बेच रहा है। यानी कि अगर हम लोग एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना चाहें, एक वस्तु का एसपी अगर विक्रय मूल्य निकालें तो वो हो जाएगा 1/5, यानी कि ₹1 में 5 चॉकलेट, ये हो गया एक वस्तु का एसपी। उसने कहा कि जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। जब 1 में 5 बेची तो उसको 40% का लाभ हो गया, यानी कि ये 40% का लाभ बता रहा है। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो क्रय मूल्य था उस क्रय मूल्य पर जो बेचने वाला ग्राहक है उसको 40% का यानी कि 140% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये दोस्तों यही बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि सीपी
का 140% बराबर एसपी। ये दोस्तों 40% का जो लाभ है ये दोस्तों बता रहा है कि सीपी का 140% ये एसपी के बराबर है। हम लोगों को वही तो फाइंड करना है, यानी कि सीपी फाइंड करना है। तो सीपी का 140% इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि सीपी गुणे 140/100। एसपी कितना है? एसपी है 1/5। चलिए सॉल्व कराते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 20×5 = 100। इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 2×7 = 14। यानी कि यहाँ से सीपी बराबर निकल के आ जाएगा 1/7, यानी कि 1/7, यानी कि 1 रुपए में 7 चॉकलेट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है कि उसे 40% का लाभ होता है, ये दोस्तों बता रहा है कि सीपी का 140% वो एसपी के बराबर है। ठीक है, बस हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, 140/100, एसपी की 5 वैल्यू रख दी, उसके बाद निकल के आ गया सीपी बराबर 1/7, यानी कि 1 रुपए में 7 वस्तुएं उसने खरीदी थी, फिर 1 रुपए में 5 चॉकलेट उसने बेची है और 40% का लाभ कमाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, जिसमें केवल एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, वही होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 10 अभाज्य संख्याएं शुरू वाली, उनका हम लोगों का एवरेज पूछ रहा है। एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सभी का ऐड, जितनी संख्याएं हैं, दसों की दसों संख्याएं बटे उनकी संख्या, यानी कि बटे 10 कर देना है लास्ट में। चलिए हम लोग पहले संख्याएं देखते हैं कि कौन कौन सा है। दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उनको ऐड भी करा रहा हूं। पहली हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी प्लस का 3, फिर प्लस का 5, चौथी हो जाएगी 7, पांचवी हो जाएगी 11, छठवीं हो जाएगी प्लस का 13, सातवीं हो जाएगी 19, मतलब सॉरी एक रह गई, ये हो जाएगी 17, फिर हो जाएगी 19, फिर हो जाएगी दोस्तों 23, फिर हो जाएगी 29, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया सभी का ऐड। अपान क्या करना होता है? अपान होती है संख्या, यानी कि अपान 10। ठीक है, चलिए इसको सभी को ऐड करा दीजिए। ये हो गया 2 3 5 5 10 10 7 17, और 17 और 11, यानी कि 17 10 27 1 28, 28 और 13, यानी कि 28 10 38, 38 और 3 41, 41 और 17, यानी कि 41 10 51, 51 और 7 58, 58 और 19, यानी कि 20 जोड़ दिए, 58 10 68, 68 10 78, 78 में एक चला गया, यानी कि 77, 77 और 23, यानी कि 77 और 3 80, 80 20 100, 100 और 100, मतलब 100 और 29, यानी कि 129/10, यानी कि निकल के आ गया 12.9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 12.9 सभी 10 अभाज्य संख्याओं का, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। एरीगेशन से दोस्तों मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर डे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है। दिया हुआ है कि पानी और स्क्वैश के 2 मिश्रण हैं। कितने मिश्रण हैं? 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी स्क्वैश का अनुपात 5:1 है और दूसरे में 3:1 का अनुपात है। पहले में रेशियो दिया हुआ है 5:1 का, दूसरे में रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। फिर कह रहा है कि इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इन दोनों को आपस में मिला दिया गया, वो भी किस रेशियो में? 3:2 में। अब कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में पानी प्लस स्क्वैश का अनुपात कितना है? अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात कितना है, हम लोगों से ये पूछ रहा है। जब दोस्तों ऐसा दिया हो कि 2 मिश्रण पहले दिए हों अलग अलग, फिर उनको दोनों को कहे कि अब इनको दोनों को मिला दिया गया है एक फिक्स मिक्सचर में, अब बताइए कि लास्ट में उसका रेशियो कितना निकल के आया। तो ऐसे में क्या करना होता है कि दोनों, ये जो पानी और स्क्वैश का मिश्रण है, इसको अलग अलग दोस्तों निकालेंगे और इस वाले मिश्रण के साथ में मिलाएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। मैं डायरेक्ट करता हूं दोस्तों, और देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकल के आएगा। यहाँ दोस्तों पानी का हम लोग अगर मिश्रण निकालें पहले वाले मिश्रण से, तो पहले वाले मिश्रण से निकल के आएगा पानी 5/6। 5 पानी है टोटल, 5 और 1 6, किसमें? 3 में मिलाना था, इंटू 3, प्लस दूसरे वाले रेशियो से पानी का अनुपात निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 3/4, कितना? 2 रेशियो में मिलाना था, ये हो गया रेशियो। ये तो पानी का रेशियो दोस्तों निकल के आया। अब स्क्वैश का रेशियो निकालेंगे। स्क्वैश 1 है, यानी कि 1/6 गुणे 3 रेशियो, प्लस ये भी 1 है, यानी कि 1/4 गुणे 2 रेशियो। इतना दोस्तों निकालना था हम लोगों को और अपना आंसर ले लेना था। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6,
ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यानी कि यहाँ पे निकल कितना आ गया, यहाँ पे निकल के आया है 5/2 प्लस ये निकल के आया है 3/2। ये इधर कितना निकल के आया है, रेशियो है, ये निकल के आया है 1/2 प्लस का 1/2, यानी कि हो गया 5 तिरका 8/2, यानी कि 4 रेशियो, ये आधा और आधा 1, 4 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 रेशियो 1 के रेशियो में मिलाया है पानी और स्क्वैश का, अंतिम मिश्रण में यही रेशियो निकल करके आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा दे कि एक रेशियो पहले दे दे फिर दूसरा रेशियो, फिर कहे कि इनको दोनों को मिलाया गया है एक फिक्स रेशियो में, बताइए लास्ट में क्या रेशियो निकलेगा। तो क्या करना होता है कि दोनों को अलग अलग मिलाना होता है और रेशियो निकाल के रख देना होता है। चलिए आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 91, 76 नंबर से दोस्तों हम लोगों ने आज क्या किया था, क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, किसने थे 76 से। अब हम लोग आ गए हैं 91 नंबर पर, यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी कि सिर्फ दोस्तों सिंपल सॉल्व करवा रहा है। दिया हुआ 1 - 1/2, 1 - 1/3 सभी मल्टीप्लाई में है, डाट डाट इतना इतना, यानी कि ये 1 - 1/2 करेंगे, एक में आधा चला जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 यहाँ से निकल के आएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ये 3 एकम 3, 3 में 1 चला जाएगा 2, 2/3 मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 इंटू 6/7 इंटू 7/8 इंटू 8/9 इंटू 9/10, ये इतना दिया हुआ है। ये दिया हुआ था 9 एकम 9 एक 8/9, यानी कि ये 8/9 और 9/10 ये लास्ट का दिया हुआ था, और ये शुरू में दिया हुआ था 1/2 2/3। ये बीच वाले इतने टर्म नहीं दिए हुए थे, मैंने इनको भी लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए ये से ये चला गया, ये से ये चला गया, ये से ये से ये, ये से ये से ये, ये से ये और ये से ये, यानी कि बचा कितना, बचा है 1/10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों केवल 1/10 तक जाना था, यानी कि 9/10 तक कम नंबर थे, इस वजह से मैंने पूरे नंबर लिख दिए, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं था। हम लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा था कि ये 2 से 2 चला जा रहा है, 3 से 3 चला जा रहा है, यानी कि 9 से 9 चला जाएगा, लास्ट में केवल 1/10 बचेगा, यानी कि 1/10 ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का मैथ का आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए वाकई में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे और तैयार कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों की बारी आ गई है। अगर दोस्तों आप लोगों को मेहनत पसंद आई हो, सेशन पसंद आया हो, तो फिर एक प्यारा सा लाइक करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों, जिनको भी पेपर देना हो ग्रुप डी का, उन सभी को सेशन शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर करते रहिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।